Jai Guruji, Shukrana Guruji for giving me this opportunity of doing your vadiyai and Jai Guruji Sangat ji. बहुत बहुत शुक्राना बहुत बहुत शुक्राना. I'll मैं I'll try to start my journey right away. Actually, this journey started with my in-laws. मेरे जो हमारे पेरेंट्स थे जब चंडीगढ़ डुगरी से गुरुजी शिफ्ट हुए थे चंडीगढ़. तो वो 33 सेक्टर या कहीं रहते थे. तो मेरे इन लॉज को भी किसी ने बोला एक्चुअली ये जो मानिक शॉ आर्मी चीफ थे, फील्ड मार्शल मानिक शॉ, उनके जो स्टाफ ऑफिसर थे जनरल दीपेंद्र, एक्चुअली ही इंट्रोड्यूस्ड माय फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ टू गुरुजी. तो वो लेके गए गुरुजी के पास उनको. मेरी मदर इन लॉ को स्ट्रेट अवे गुरुजी से प्रेम हुआ. बहुत कुछ कनेक्शन. एक तो उनको गुरबानी का शौक था, बहुत अच्छा लगा उनको. लेकिन पापा बड़े वो उस फैमिली से थे मेरे फादर इन लॉ जहाँ गुरु ग्रंथ साहब को पूजा जाता था. और वो बहुत स्टॉन्च सिख्स थे कि वो किसी देह गुरु को एक्सेप्ट करने में उनको थोड़ी मुश्किल थी. तो उनको तो राइट अवे उतना कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरे मदर इन लॉ को कुछ बहुत अच्छा लगा और वो जाते रहे वहां. लेकिन ये मेरे इन लॉज थे, सिर्फ मदर इन लॉ फादर इन लॉ, जो चंडीगढ़ में एक रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे थे. मैं और मेरे हस्बैंड जो थे, मेरे फादर इन लॉ एयरफोर्स में एक सीनियर ऑफिसर थे. एंड मेरे हस्बैंड भी एक जूनियर ऑफिसर एयरफोर्स में पायलट थे. वो पोस्टेड थे हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, इलाहाबाद. और पेरेंट्स चंडीगढ़ में गुरुजी से मिलते थे. लेकिन मेरे हस्बैंड उस टाइप के बच्चे थे ना, वो जो उस जवानी में बहुत मस्त होते हैं कि अपने अपनी विजडम और अपनी अकल के बराबर किसी को समझना नहीं, वो एज ही ऐसी होती है. तो वो उस दौर से गुजर रहे थे. तो पेरेंट्स उनसे ज्यादा डिस्कस ही नहीं करते थे भगवान शगवान. तो वो बस रॉक म्यूजिक और इस सब में डूबे हुए थे, जवानी के गुरूर में जो उस टाइम होता है. तो हमारे पेरेंट्स ने कभी मेरे हस्बैंड से कभी जिक्र ही नहीं किया, जबकि वो 5 साल से गुरुजी के पास जाते आ रहे थे. कभी हमसे कभी जिक्र ही नहीं किया था उन्होंने गुरुजी का. लेकिन इस दौरान में एक बारी उनकी मैं सुनाऊ जर्नी, जो उनको थोड़े थोड़े जो गुरुजी ने जलवे दिखाए. पहले जब मेरी मदर इन लॉ पहले दिन या दूसरे दिन गुरुजी के दरबार में बैठी थी, तो उनको बहुत सालों से आर्थराइटिस था, उनके घुटने जुड़े हुए थे. जब वो वहां बैठी थोड़ी देर, वो घुटने तो अपने फोल्ड कर नहीं सकती थी. सडनली उन्होंने रियलाइज किया कि उनके घुटने खुल गए हैं और वो चौकड़ी मार के बैठ गई हैं. तो वो रोने लगी. तो गुरुजी ने अपनी सीट से मेरे फादर इन लॉ को बोला, बेदी अंकल, कुछ किंतु परंतु कम हुआ. लेकिन पापा को वो किंतु परंतु अंकल कम कहते थे. लेकिन अभी भी पापा का किंतु परंतु कम नहीं हुआ था. लेकिन मेरी मदर इन लॉ को उनसे बहुत प्यार था, वो बहुत प्रेम हो गया था गुरुजी से. एक दिन वो बीमार थे और ये मैं छोटे छोटे उनके वाले सत्संग सुना रही हूँ. तो एक बारी वो बड़े बीमार थे. उन दिनों गुरुजी को सब लेडीज राखी बांधती थी. तो उन्होंने पापा से बोला कि मैं ना गुरुजी को राखड़ी बांधना चाहती हूँ, लेकिन मेरी ऐसी तबीयत ठीक नहीं, मैं जा नहीं पाऊंगी. आप जाके ये रखड़ी गुरुजी को मेरी तरफ से बांध दे. पापा गए, बांधी भी होगी रखड़ी या दे दी होगी. लेकिन उसी रात क्या होता है, सुबह सुबह के टाइम मेरे पेरेंट्स इन लॉज जगते हैं सुबह, और घर सारा गुरुजी की खुशबू से भरा होता है. और मेरी मदर इन लॉ जान जाते हैं कि गुरुजी आए थे, उन्हीं की खुशबू है. गुरुजी आए थे, घर पे आए थे, तो गुरुजी की खुशबू से घर भरा हुआ है. तो वो जाते हैं लॉबी के कॉफी टेबल पे, देखते हैं एक बहुत ही दिव्य यूनिक रखड़ी, रेड कलर की एक छोटे से वेलवेट के बॉक्स में जरदोजी की राखी पड़ी हुई. वो समझ जाते हैं ये गुरुजी ही थे. तो बाहर गए, गोरखे को बोला. घर लॉक होता था रात को, मेन गेट सब दरवाजे सब बंद. घर तो बंद था, लेकिन गोरखे को बोला, कोई यहाँ आया था? बोले कि हाँ मैडम, एक गंजे गंजे आदमी निकले हैं आपके घर से. लेकिन ताले तो सारे लगे हुए थे, कैसे आए कैसे गए, तो उनको समझ तो आ गई. लेकिन ये गुरुजी का बड़ा फेवरेट सत्संग होता था. उसके बाद मामा पापा जब भी उनके पास जाते थे, तो गुरुजी बोलते थे, बेदी आंटी,
और टेलीपैथी वाला सत्संग सुना। टेलीपैथी मीन्स दैट यू हैड बीन वांटिंग टू टाई राखी ऑन मी, और मैं कैसे आया था, लेकिन और सुबह बोला कि मैं रखड़ी बंधवाने आया था, तो सोते रह गई। तो वो हंसे, फिर ये वाला सत्संग बोलते थे उनको सुना। ये तो उनकी जर्नी की कुछ छोटी छोटी बातें मुझे याद है, मैं बता रही हूँ आपको कि पापा को किंतु परंतु अंकल बोलते थे, रखड़ी का हुआ, मामा की टांगों का हुआ। हाँ, और उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को बोला, जा बेटी आंटी तेनो जवान करता, 18 साल दी कुड़ी बनाता, जा ऐश कर। तो उन्होंने एक तांबे के लोटे को एक फूंक मार के उनको दी, क्योंकि वो बीमार रहती थी काफी। उसके बाद मेरी मदर इन लॉ को ब्रेन सीजर हुआ, लेकिन वो मिनटों में ठीक हो गई, उसी दिन कोमा से निकल आई और नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। जबकि हम जल्दी जल्दी इमरजेंसी में पहुंच गए, जहां भी हमारी पोस्टिंग थी वहां से, ये सुन के कि उनको सीजर हुआ है। और जब हम पहुंचे तब तक वो हॉस्पिटल से वापस आई और ताज मेरे हस्बैंड को कहने लगे, उनका नाम सरताज है, सरताज मेरे को कार्ड्स खेलने मुझे कार्ड पार्टी में छोड़ा। तो मेरे हस्बैंड इतने हैरान हुए कि इनको सीजर हुआ है ब्रेन का, मम्मा आप कैसे कार्ड्स खेलोगे, आप पे लोड पड़ जाएगा ब्रेन पे। वो सब ये गुरुजी के कुछ चंद नजारे थे जो उन्होंने उनको दिखाए। लेकिन अभी भी हम पूरे न गुरुजी से मिले थे, न हमें कुछ पता। इस दौरान में एक चीज पहले हमारे साथ, और मेरे हस्बैंड तो बहुत ही नास्तिक टाइप के लड़के थे। इस दौरान मेरे हस्बैंड पायलट थे, तो एक सॉटी में, एक जब वो फ्लाई कर रहे थे, उनके जहाज में कुछ खराबी आ गई। जब खराबी आई तो उन्हें लगा कि जहाज फट जाएगा, जल जाएगा, उन्हें इंजन बंद करना पड़ा। उन्होंने आरटी कॉल दिया, बुलाया पीछे सोर्सेस को, जो उनका पीछे बैकअप होता है, उनको बोला कि भाई जहाज बंद करना पड़ रहा है, तो अब ये जहाज चलेगा नहीं। मुझे गंगा, हम इलाहाबाद प्रयागराज में पोस्टेड थे उस टाइम, मुझे गंगा में एयरक्राफ्ट उतारना पड़ेगा, तो हम स्विम करके निकल जाएंगे दोनों पायलट, और आप जितनी रेस्क्यू की तैयारी रखिए। तो उन्होंने जहाज बंद किया, उन्होंने सोचा अब गंगा में जहाज गिर जाएगा और वो स्विम करके बाहर अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सरप्राइज की बात ये थी संगत जी कि जहाज चलता ही गया और जहाज लैंड हुआ। ये एक मिरेकल सा हुआ जो उन्हें समझ में नहीं आया, लेकिन मेरे हस्बैंड का नाम शौर्य चक्र के लिए गया, एयरफोर्स के अवार्ड के लिए गया, कि इन्होंने जी पायलट की भी जान बचाई, अपने को पायलट की भी, अपनी अकल से, और जी जहाज भी बचा दिया है। लेकिन मेरे हस्बैंड को एयरफोर्स की तरफ से कुछ भी नहीं मिला। ऊपर हेडक्वार्टर से वापस ये चिट्ठी आई कि ये साइंटिफिकली मुमकिन ही नहीं है जो हुआ है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि हम इस आदमी को अवार्ड दें। मेरे हस्बैंड को बड़ा बुरा लगा कि हाय, हकीकत तो यही है, मैं तो जहाज लेकर आया था लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर ये तो मैं बाकी का बता रही हूँ, उस दिन क्या हुआ था जब ये जहाज वाली चीज हो गई। हमारे एयरफोर्स में बड़ी सेलिब्रेशन होती है, उस आदमी का नया जन्मदिन मनाया जाता है जब कोई ऐसा इंसिडेंट अवॉइड हो जाए कि भगवान ने उसको दूसरा मौका दिया है जिंदगी का। तो बर्थडे पार्टी वार्टी भी हो गई थी। फिर क्या हुआ कि उन्होंने मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को फोन किया और कुछ पूछा उनसे, बोला सरताज सब ठीक है ना। हम यूजुअली ये बातें, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ फाइटर पायलट थे, तो मेरी मदर इन लॉ कभी नहीं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड भी पायलट बने। मेरे हस्बैंड हेलीकॉप्टर पायलट है, फाइटर पायलट नहीं है। तो वो कभी नहीं चाहती थी उन्हें, तो जबरदस्ती मेरे हस्बैंड बने थे और उनको बड़ा वादा दिया था कि कभी कुछ नहीं होगा मम्मा, आप मत डरना। तो वो हार्ट पेशेंट थी, तो वो ऐसी कोई टेंशन की बात हम घर वालों से कभी शेयर नहीं करते थे। असल में पूरी डिटेल मुझे भी पता नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड ने घर में तो कभी किसी को नहीं बताया कि उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन जिस दिन ये हुआ था उसी दूसरे तीसरे दिन मम्मा पापा गए होंगे गुरुजी के पास, और गुरुजी ने मम्मा को बोला, बेदी आंटी तेरे बेटे का जहाज तो बड़ा भारी था, मेरी सारी पीठ नीली हो गई, पीठ पे लेके आया हूं तेरे बेटे का जहाज, जा गायों को गुड़ और चना खिला। उनको तो समझ में नहीं आई, क्योंकि हमने उनसे कोई ऐसा जिक्र करा नहीं था।
मेरे हस्बैंड ने। लेकिन तीसरे ही दिन उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा था कि सरताज, इन एक आध दिन में कुछ ऐसा कोई वाकया, कुछ इंसिडेंट हुआ था तुम्हारे साथ, गुरुजी ने ये बात क्यों की? तो फिर मेरे हस्बैंड ने कंफर्म किया कि पापा, जहाज में खराबी होने के कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। जय गुरु जी। तो लेकिन तब भी हस तब तक तो मेरे हस्बैंड नास्तिक ही थे। इतना होने के बाद उन्हें कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी उनको। वो दौर भी ऐसा था कि बड़े नकली गुरु इंडिया में भर गए थे, फ्रॉड। तो मेरे हस्बैंड बोलने लगे, इनका जो नेटवर्किंग का है ना, गुरुजी जो भी हैं मम्मा पापा के, अभी हम गुरुजी से मिले नहीं थे, कि नेटवर्किंग बड़ी फास्ट है यार, जो सीक्रेट एयरफोर्स में नहीं पता किसी को, कैसे एक दिन में इनको इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। एयरफोर्स ने भी ये बात इतनी आउट नहीं की, इतना सीक्रेट रहती हैं चीजें फोर्सेस में, इतना जल्दी जल्दी आग की तरह आज का जमाना तो था नहीं कि मैं 20 साल पुरानी बात कर रही हूँ, एकदम बात उड़ जाए। हैरान हो गए। अभी भी हमें गुरुजी कौन है, गुरुजी की क्या शख्सियत, क्या ताकत है, इसका दूर पार तक कोई अंदाजा नहीं। ये बात भी हमने एक कान से सुनी, दूसरे से निकाली। अब संगत जी क्या होता है कि कहते हैं ना, गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखा देते हैं, और बुरे टाइम में किसी किसी तरीके से, किसी मदद के द्वारा अपनी प्रेजेंस दिखा देते, तो उसके बाद सारा जीवन ही सत्संग ही है उनका, हर चीज में वही दिखने लगते हैं। लेकिन जिस चीज से उन्होंने अपनी प्रेजेंस मेरे हस्बैंड को दिखाई और मुझे दिखाई, वो ये वाक्य था। मेरी बेटी डायग्नोज हो गई एक बच्चों की, वो 2.5-3 साल की बच्ची थी, एक किडनी डिसऑर्डर से। उसकी दोनों किडनियां फेलियर में चली, और 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो सरवाइव नहीं करते, बाकी बच्चे छोटे बच्चों की डिजीज होती है, 95% बच्चे बच जाते। लेकिन मेरी बच्ची उन बच्चों में से थी जो नहीं बच सकती। कोई रास्ता, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे कुछ कॉन्टैक्ट्स थे, कुछ था, हम अपना जोर लगा सकते थे हर ढंग से उसको बचाने का। कोई चीज हमने छोड़ी नहीं, जो हमने की नहीं। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब डॉक्टर्स ने पहले तो आर्मी के हॉस्पिटल में हाथ खड़े कर दिए, तो पेरेंट्स ने हमें बुला लिया कि आप बच्चे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम हमारे पास आओ। हम इस मरते हुए बच्चे को लेके चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में मामा पापा ने भी सारे जोर लगाए, हर डॉक्टर हर जगह गए, पीजीआई गए, पीजीआई वालों ने, डॉक्टरों ने जवाब देके 38 डेज मेरे बच्चे ने यूरिनेट नहीं किया था। के बाद पानी तो रिमूव हो गया ऐसे तैसे, लेकिन पीजीआई वालों ने भी अपने निराश होके वापस भेज दिया, बोला कि अब इस बच्चे को आप कंफर्टेबल कर लो, अब ये घर में ही रखो इसे, अब ये ज्यादा देर नहीं जिएगी, ये एंड है इसका। तो हम इतने निराश हुए, लेकिन उस टाइम पे मम्मा पापा ने बोला कि अभी तक तो हॉस्पिटल में ही थी, हम गुरुजी के पास नहीं पहुंचा सकते थे। पापा ने बोला कि एक दरवाजा है जहां हमें कोई आशा है। फिर उन्होंने गुरुजी की ये जो बातें मैंने आपको शुरू में बताई हैं, ये बाद में गुरुजी उस टाइम पे मामा पापा ने व्याख्या की, ये घुटनों की, सीजर की, ये वाली सारी बातें हमें सुनाई कि ऐसे महापुरुष एक हैं जहां हम जा सकते हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मजबूरी में ना, मरता क्या ना करता आदमी सब कुछ कर लेता। अहंकार आदमी का उस टाइम बहुत लाइन पे होता है, आदमी किसी के भी पैर चूमने को तैयार हो जाता है। तो हमने बोला ठीक है, तो मेरे हस्बैंड का वो करारापन शरारापन डब्बे में गुल हो गया था, तो चलो मामा पापा ले चलो। उस टाइम पे गुरुजी एम्पायर स्टेट पहुंच गए। तो जब वो एम्पायर स्टेट, मामा पापा गाड़ी में इस बच्चे के साथ हम दोनों को लेके एम्पायर स्टेट, उस उम्र में जैसे सासें बेचारी तो बहुओं को अभी अच्छी नहीं लगती, तो ये तो मेरी सास के गुरु थे। तो मैंने मन में बोला, पता नहीं किस गुरु के पास लेके जा रही हैं, चलो भाई देखते हैं। तो मेरा कोई मन नहीं था। और जब एम्पायर स्टेट हम गए, कुछ 1 मिनट
पल के लिए गुरुजी ने मुझे ये अक्ल दी, परमात्मा ने मुझे अक्ल दी। जब मैं उधर गई तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं घुसी, गुरुजी अपने विराजमान थे अपने आसन पे। उन्होंने व्हाइट चोला पहना था, बिल्कुल व्हाइट, और उस पे सेल्फ की वो कुछ, वैसे तो गुरुजी को प्रेम से हर किस्म के चोले, वो जादूगर वाले चोले भी, हर किस्म के चोले जो भावना से जो श्रद्धा से कोई पहना देता था, वैलेंटिनो से लेके मामूली सिंथेटिक चोला भी जिस भक्त ने जिस श्रद्धा से पहनाया होता था, हर किस्म के होते थे। लेकिन उस दिन तो बहुत ही रॉयल चोला था, व्हाइट में था, बहुत ही एरिस्टोक्रेटिक चोला किसी ने पहनाया था। विराजमान थे, ब्लैक कलर की वेलवेट जूतियां नीचे थी। मैं जब गई तो पहले तो मुझे लगा ये तो जो आदमी के वो प्री फिक्स्ड आइडियाज होते हैं ना महापुरुषों की, कि वो कॉटन के चोले में होंगे, मामूली सा बड़े साधु टाइप, वहां वैसा कुछ नहीं था। गुरुजी तो राजा महाराजा से लग रहे थे। दो, चोला बहुत ग्रेसफुल था। तो वहां बैठे भी एमआरएफ टायर्स के ओनर रौनक सिंह, मेनका गांधी, अरुण शौरी, ऐसी ऐसी शख्सियतें थी। 3 स्टार जनरलों के कम कोई था ही नहीं। तो मेरे मन में वही आया कि मेरी मदर इन लॉ भी थोड़ी हाई फाई है, ये गुरु भी कोई हाई फाई है। बट थोड़ी अकल भगवान ने मुझे ये दी उस पल कि तू इस दरवाजे पे झुक जा। तो मैंने अपना सिर, उनके पैर तो दूर थे, पैर से पैरों पे जूतियों पे नवाया और उनकी दोनों जूतियां मैंने चूम ली। बस कुछ इस चीज का मुझे शुक्र करती हूँ मालिक से, बड़ा खुशी होती है कि कम से कम उन महा मतलब महाशिव के जूते तो चूमने का मौका मिला मुझ बेवकूफ को, जबकि मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। इतने दुख में थी, मैं खास देख नहीं रही थी कौन था वहां क्या था, लेकिन कुछ कुछ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज, और जो मुझे आसपास माहौल लगा तो बहुत ही वेल ऑफ लोग थे, जो मैं माइंड में प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था ये क्या बस बहुत रईसों के गुरु हैं। मेरी छोटी अकल अकल का वो दायरा उस टाइम पे, और मेरे बुरे कर्म, जो भी पुराने कर्म मेरे साथ उस टाइम चिपके थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ढंग से सफर कर रही थी, वो कर्म मुझे गुरुजी के बिल्कुल पास नहीं आने दे रहे थे। लेकिन गुरुजी ने तब भी दया विचारी। तो पापा ने बोला, गुरुजी हम बहुत आशा लेके आए हैं, कुछ दया कीजिए, मैं बच्चे लेके बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, ये बच्ची बीमार है ऐसे। और गुरुजी पापा को चरणों की सेवा बहुत देते थे, किंतु परंतु अंकल तो बोलते थे। मगर गुरु पापा जो मेरे फादर इन लॉ थे, बहुत ही पायस फैमिली से थे। उनके बड़ों ने बहुत भजन सिमरन किया था, बहुत भजन सिमरन किया, तो पापा खुद भी बहुत भजन सिमरन करते थे, गुरुजी वो देख पाते थे। मगर अभी उनका वो टाइम नहीं था गुरुजी से बिल्कुल परिचित होने का, तो उनको किंतु परंतु अंकल कहते थे, लेकिन उनको अपने चरण सेवा दे दे के उनकी काफी कल्याण करते थे। तो फिर अ, पापा को बोला, कोई बात नहीं बेदी अंकल, आप 7 जुलाई मेरे जन्मदिन को आ जाना, कल्याण हो जाएगा। बड़े मंदिर, उस दिन बड़े अंदर जाना था। लेकिन हुआ ये, रास्ते में ही जब हम जा रहे थे इस फर्स्ट मीटिंग के बाद ही, मेरी बेटी का यूरिन जो एल्ब्यूमिन होता है जब किडनियां बंद हो जाती है, वो मिल्क के ड्रॉप से ही कुछ निकल रहा था। तो वो डिस्टिल्ड वाटर सा यूरिन करने लगी रास्ते में। वो एक सिकली सी बच्चा थी, बीमार थी, बातचीत भी कुछ नहीं करती थी, बोलती भी बहुत कम थी, मम्मा पापा से ज्यादा पापा या मम्मा मुश्किल से। वो कंप्लीट इंग्लिश के लंबे लंबे सेंटेंस बोलने लगी। जब हम वापस चंडीगढ़ को कार में जा रहे थे, मुझे पहला झटका तो उससे लगा। फिर जब हम 7 जुलाई को और आए तो मैंने सोचा, मैं ना, यहाँ तो बड़े हाई फाई लोग हैं, मेरी मदर इन लॉ तो बहुत स्टाइल से इधर आई हैं, क्या पता जो अपना थिंकिंग होती है ना कि हम भगवान को भी बेवकूफ बना लेंगे, बड़े भोले भाले बन जाएंगे, ये नहीं पता कि क्या क्या कर्म करके आए हैं जिसकी वजह से ये रगड़े लग रहे हैं। इंसान को पिछला तो अपना किया कुछ पता नहीं होता, आगे आगे 4 दिन की कहानी पता होती है, तो वो तो ठीक ही लगता है आदमी को, हाँ कि मैं तो परफेक्ट ही हूँ। तो मेरे को जो मेरी सास, जिनके अच्छे कर्मों से गुरुजी मिले, जिनके अच्छे कर्मों से वहां तक मैं पहुंच गई, वो मुझे हाई फाई लग रही थी कि गुरुजी इनका पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। सब लाइन में लग रहे थे, तो मैं ना चोरी से अपने इन लॉ से अलग लगी लाइन में, कि
मैं गुरुजी से बोल लूं, थोड़ा स्टाइल मार के और मेरी ये रोनी सी सूरत देख के, क्योंकि मेरी एक्चुअल हालत बहुत बुरी हो गई थी। हॉस्पिटल से मैं जब निकली थी मैं 42 kg की रह गई थी। आप इमेजिन करिए, एक यंग लड़की 20s में जो हो, कि उसका क्या हाल हो। छोटा बच्चा इतना प्यारा सा, और जिस सब से हम गुजरे थे पीजीआई में इतने दिन रह के, जो सब मैंने देखा था, उससे मैं इतनी भयभीत थी, इतनी टॉर्चर्ड थी, मेरी हड्डियां निकली हुई थी। तो मैंने सोचा मेरी शक्ल देख के इनको तरस आ जाएगा। तो मैं गुरुजी के अ, पास जब गई, सब लोग जा रहे थे लाइन लाइन में आशीर्वाद लेने, तो मैंने बोला गुरुजी मेरी बेटी का नाम है रहमत, रहमत पे रहम करो। तो गुरुजी ना मुझे ऐसे हाथ से, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि सबसे हंस हंस के बोल रहे हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं सबसे अच्छी तरह, और मैं जो सच में इतनी परेशान हूँ, मुझे इन्होंने बस हाथ से ऐसे टाल दिया। तो बड़े टूटे मन से मैं बाहर गई कि इन्होंने तो मेरा बच्चा ठीक नहीं करना। बाहर एक लेडी मुझे मिली और उन्होंने मुझे बोला कि इन्होंने आपको नहीं शन किया है, आपको ऐसे नहीं टाला, इन्होंने आपकी बदकिस्मती, आपके बुरे कर्म को, जो आपका पीछा इस टाइम करा, उसको चाटा है। आप मत ऐसा समझो। तो एकदम से मुझे इन्होंने, किसी के द्वारा गुरुजी ने वो तसल्ली दिला दी। फिर उतने में गुरुजी कल्याण कर चुके थे हाथ ऐसे करके। जब पापा मम्मा की बारी आई तो पापा मम्मा कहने लगे गुरुजी बड़ी उम्मीद से आए हैं। तो गुरुजी कहने लगे ऐवी कोई गल है बेदी अंकल, हो गया कल्याण। तो कल्याण उन्होंने मेरी बेटी का कर दिया, मेरी बेटी ठीक हो गई। उसके बाद कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुई, ऐसे छोटा मोटा कुछ हुआ, क्योंकि मतलब जीवन दान उसको मिल गया। छोटा मोटा प्रोसीजर चलता गया, उस पे दवाई काम करना शुरू हो गई, वो ठीक होना शुरू हो गई। तो हम हैरान हो गए। फिर हम, मेरे हस्बैंड को तो स्ट्रेट अवे एक कनेक्शन बना, लेकिन अजीब सा कनेक्शन बना। वो सत्संग नहीं जाते थे, बहुत गुरुजी के पास नहीं जाते थे, लेकिन गुरुजी में यकीन हो गया उनको। मेरा ये था, मुझे भी था कि हम, उसके बाद क्या होता था, हम तो फौज में थे, आए दिन आ नहीं सकते थे, फौज में तनख्वाहें बड़ी कम थी कि कितना दिल्ली आए दूर दूर जगह से। लेकिन जब भी हमारी पोस्टिंग होती थी, हम पोस्टिंग के दौरान गुरुजी का शुक्राना करने आते थे, कुछ मांगने नहीं आते, शुक्राना करने हम उनसे मिलने आते थे। लेकिन संगत जी कहते हैं ना, बिन बोले वो सब जानते हैं। हर विजिट में हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उस टाइम बड़ी खराब थी। मेरे हस्बैंड बड़े लापरवाह बच्चे थे, बहुत लापरवाह। उनकी कोई सेविंग नहीं थी, हमारे पास कोई रुपया नहीं, देला कहीं बचा नहीं। तो हम हस्बैंड वाइफ भी आपस में जिग जिग कर रहे थे, बच्चा हमारा बीमार। तो वी वर नॉट इन, our chips were totally down. हम, we were not in a very nice place. पहले गुरुजी ने हमारी बेटी को जीवन दान, दूसरा विजिट हुआ, हमारा घर बना दिया, हमने एक फ्लैट खरीद लिया। जबकि हमारे बैंक में केवल 10,000 रुपए थे, 10,000 से हमने वो फॉर्म खरीदा। वो कैसे गुरुजी ने किया, जितने का फ्लैट था उतना ही लोन हमें मिला, उससे ज्यादा, बल्कि जितने का फ्लैट मिला। और वो लोन कैसे उतर गया हमें पता ही नहीं चला। हमें हमने ऐसी बुद्धि हिम्मत दी कि हमने घर ले लिया। फिर हम दूसरा बेबी करने का सोच ही नहीं रहे थे इस फाइनेंशियल कंडीशन में, कि पहला बच्चा बीमार है, जो है सो है ऐसे। तो एक विजिट में क्या हुआ कि गुरुजी दूसरी दूसरी बारी प्रसाद दे रहे थे सबको। तो मुझे लगा कि लोग जा रहे हैं, वो बुला रहे थे, वो बड़े इशारे से, बड़ा तेज तेज इशारा करते थे। तो मैंने बोला चाहे मुझे बुलाए ना बुलाए, मैं भी जाती हूँ, थोड़ा सा अगर डांट खा लूंगी। डांटेंगे तो नहीं, ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन मैं भी लाइन में दूसरी बारी प्रसाद खाने को लग गई। तो उन्होंने हाथ, मैंने ऐसे करके हाथ रखा, और उन्होंने मेरी तरफ कुछ ऐसे, कुछ सेकंड्स के लिए देखा, और मुझे भी एक और लड्डू दे दिया। और वो लड्डू मेरा बेटा, वो मेरा फिर कुछ दिनों में बेटा भी हुआ, हेल्दी, बिल्कुल स्वस्थ। जबकि हमारा कोई सेकंड बेबी करने का इरादा नहीं था। फिर एक विजिट में फॉरेन पोस्टिंग, जब भी हम जाते थे वो हर विजिट में एक रिटर्न गिफ्ट देते थे, जिससे हमारी अवस्था थोड़ी अच्छी हो रही थी, दुख कम हो रहे थे। क्योंकि वैसे भी मैं एक माइग्रेंट लड़की हूँ, आई एम अ कश्मीरी मैरिड टू सरदार जी फ्रॉम पंजाब। तो हम कश्मीरियों ने माइग्रेशन से बहुत दुख पहले ही झेला हुआ था। गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ से पूछा एनू किथे दिए। तो मेरी मदर इन लॉ ने शायद
मुझे लगता है कि बोला कश्मीर, तो उन्होंने स्पेसिफाई करके वहां से बोला बारामूला दिए। मेरे को लगा मेरे कान बज गए यार, इनको तुमने कश्मीर बोला, इनको कैसे पता कि मैं बारामूला की। लेकिन तब भी समझ नहीं आया, मुझे लगा मेरे शायद कान बज रहे, शायद बारामूला ही बोला होगा। तब समझ नहीं आ रहा था कि उनको सबका सब पता है। ऐसे ही उन्होंने इतना हमारी अवस्था बदली। लेकिन मेरा अपना एक ही ये हो गया था उस छोटी उम्र में, जब मैं हॉस्पिटल में रही और माइग्रेशन के दौरान जो मैंने बहुत दुख देखे थे, उसके कारण मुझे ये था कि मुझे नाम दान चाहिए जिससे मोक्ष मिलेगा। जैसे मोक्ष एक लड्डू है, उठाया और मुंह में ले लिया। तो मैंने सोचा कि गुरुजी कर तो सब देते हैं, गुरुजी का स्वरूप हमने अपने घर में रखा था, तो लेकिन ये होता था काश गुरुजी नाम तक दे देते। गुरुजी दे तो देते हैं, इनमें पार तो है, कुछ सिद्धियां होंगी। ये मुझे नहीं पता कि शिव भी नहीं है, महाशिव है, ये सब कुछ दे सकते हैं। मुझे इतनी मेरी ना कमाई थी, ना मेरी इतनी नजर थी, ना कुछ था। तो मुझे होता था थैंक यू तो मैं कह देती हूँ इस पार को, इस फकीर को, इस सेंट को, जो हमेशा मुझे कुछ रिटर्न गिफ्ट दे देते हैं। लेकिन अभी टाइम है करण, और बोल सकते हैं। हेलो। Yes, auntie, you have. तो फिर ये तो मुझे चाट पड़ गई थी कि ये इनके पास जब भी जाओ एक रिटर्न गिफ्ट मिलता है। ये सब दांतों के दाता है, ये है तो देने वाले। तो लेकिन मुझे था, मुझे तो मोक्ष चाहिए। उस उम्र में कुछ ऐसे वो पड़ गई थी दिमाग में ना, एक सनक सी कि मोक्ष चाहिए मुझे, मुझे और नहीं आना इधर। हम तो देते नहीं है, अगर नामदान नहीं देंगे तो मेरा क्या होगा। मैंने कहीं किताबों में पढ़ा था बहुत फकीर होते हैं, बहुत साधु होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती हैं, जो आपको सारी दुनिया दे सकते हैं, लेकिन नामदान केवल गुरु दे सकता है जो आपको नाम दे। तो गुरु जी से अंदर में मैं इच्छा लेके जाती थी कि मुझे नामदान दे। फिर मैंने एक बहुत उत्तम उच्च कोटि के गुरु से नामदान भी लिया। 15 साल में उस स्कूल में भी गई। और गुरुजी का लेकिन एक और मैसेज, जब मैं तीसरी चौथी बारी गुरुजी के पास गई थी और बाहर थी, एक जनरल वर्मा की वाइफ थी, अनीता वर्मा थी उनका नाम था। तो वो मुझे बोलते कि वो पहले साईं भक्त थे, फिर वो गुरुजी के शरण में आए। लेकिन गुरुजी ने उनसे मजाक में बोला, वर्मा आंटी दो दो अकाउंट खोल दी है, घाटा खाएंगी। तो वो एक मैसेज मेरे दिल में पड़ गया था कि गुरुजी बोल का ये हुक्म है कि आओ तो वन पॉइंटेड आओ, जगह जगह अकाउंट मत खोलो, उस संत को भी तंग करना, इस सब कुछ मेरा ही है। जो मुझे बाद में समझ आई कि जब मैंने ही सारे लगा रखी हैं ड्यूटियां, राम के घर में काम करें सब संत, इन संतों को मैंने ही ड्यूटियां बांधी हैं, इनसे भी दान लेने जाते हो, फिर यहाँ भी लेने आते हो, तो क्या मतलब है। जो उधर मैं दिलवा रहा हूँ वो भी तो मैं ही भेज रहा हूँ वहां। अगर हेड ऑफिस में आ रहे हो तो फिर हर जगह कटोरा लाके लेके जाने की जरूरत नहीं, सप्लाई यहीं से। वो तब मुझे समझ, लेकिन मेरे दिल में एक भय पड़ गया कि ये बहुत बड़े हैं, अगर मैंने अपना आमदान लिया है तो मुझे अब बहुत बार बार नहीं जाना चाहिए। वो बात बात की बात है, उससे पहले लेकिन मेरे हस्बैंड तो जाते रहे बीच बीच में, जब भी मौका मिला। अंदर मन बेईमान होता है ना, ये लालच तो रहता था कि मोक्ष तो मैं अपने गुरु से ले लूंगी, लेकिन जो ये सेंटा क्लॉज गुरु हैं, यहाँ जब भी जाओ इतने बड़े बड़े तोहफे मिल जाते हैं, मन लोभी होता है। अ, मौका जब भी मिलता था जाने का दिल बहुत करता था कि जब भी जाएंगे कुछ तो वापस पाएंगे, कुछ तो वापस लेकर आएंगे, ये मुझे समझ आ गई थी। तो मैं पति के बहाने चले जाती थी, लेकिन पति मेरे तो बिल्कुल लोभी नहीं थे, वो तो सिर्फ प्रेम से शुक्राना के लिए जाते थे। वो कभी कुछ मांगने, कुछ लालच से तो कभी नहीं जाते थे, वो बस एक थैंक यू करने जाते थे मुझको कि वो आपने हमारी बेटी बचाई। लेकिन ये मैं कैलकुलेशन वाली थी कि मैं तो रिलेट करने लगी, चीजें देखने लगी, ये इतना कोइंसिडेंस कैसे होता है कि हम इनसे मिलने जाते हैं और एक कोई बड़ी सी समस्या सॉल्व हो जाती है लाइफ में, एक लंगर खाते,
हर लंगर के बाद। ऐसे ही एक थैंक यू विजिट में हमारी और पोस्टिंग हो गई थी जोधपुर। तो हम दिल्ली के द्वारा थ्रू जाते थे और दिल्ली में गुरुजी से आशीर्वाद लेके आगे जाते थे। इस दिन क्या होता है, हम भूल गए कि हम वेंसडे को एम्पायर स्टेट गए। उन्होंने बोला आज तो गुरुजी नहीं आ सकते, हम वो सुदामा का सत्तू लड्डुओं का एक मामूली सा डब्बा लेके जाते थे, फौजी तो इससे ज्यादा कुछ अफोर्ड करते नहीं थे, लेके जाते थे। शुक्र करो कि उन्होंने वो सेवादारों ने वो डिब्बा लड्डू का ले लिया, नहीं तो कई बारी किस्मत खराब हो, दुख होता है कि वो भी लौटा देते। इतना उन्होंने मान रखा, अच्छा आप ये लड्डू छोड़ जाओ, कल आना, गुरुजी आज नहीं बैठेंगे। मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। लोभ भी था या गुरुजी का प्यार था जो मैं एक्नॉलेज नहीं करना चाहती थी। देखिए, जो आपको इतना सुख दे, इतने दुखों से निकाले, उनके लिए लॉयल्टी और लव तो हो ही जाता है, प्यार तो हो ही जाता है। ऐसे देने वाले से, ऐसे दाता से, ऐसे दयाल से प्यार हो ही जाता है। लेकिन मैं उसको दबा रही थी, ये सोच के कि नाम दाम तो इनका नहीं लिया है और ये बोल रहे हैं दो दो अकाउंट नहीं खोलना। लेकिन अब तक मैंने अभी नामदान नहीं लिया था। मैंने उस दिन सोचा गुरुजी मुझे बुला लो ना, कुछ करो जो मैं आपसे मिल सकूं। संगत जी, हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं और एयरलाइंस वाले हमें बोलते हैं कि हम आपको ना 3 दिन रख लेंगे होटल में, यही हम आपका खर्चा उठाएंगे, 3 दिन बाद दूसरी फ्लाइट जाएगी, आज कोई फ्लाइट नहीं जाएगी। तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने सोचा देखो गुरुजी ने कर दिया। मैंने ताज को बोला देखो गुरुजी रोक रहे हैं हस्बैंड को, हमें रुक जाना चाहिए। लेकिन मेरे हस्बैंड बड़े अखड़ थे, नहीं नहीं मुझे पहुंचना ही पहुंचना है। या तो टाइम होता है, कर्म होते हैं, आदमी के पाप बीच में आ जाते हैं। वो अड़ गए, मुझे आज ही पहुंचना है ड्यूटी पे, जबकि हमें 3 4 दिन ज्वाइनिंग की। गुरुजी ने उस हिसाब से सब कुछ किया, माने ही ना, नहीं मुझे आज ही जाना है, नहीं मुझे। और मेरा मन रो रहा था, मुझे मेरे को ना जाना था गुरुजी से आशीर्वाद लेने और कोई एक और रिटर्न गिफ्ट लेने। मुझे तो चाट पड़ गई थी ना रिटर्न गिफ्टों की। मुझे तो गुरु जी के पास जाना था, ये गधा समझ नहीं रहा मेरा पति, हमें रुक जाना चाहिए, नहीं माने। तो हम जहाज कोई और, उन्होंने जहाज में हमें बिठा दिया, चलो जी कहीं टाइप किया। लेकिन गुरु जी की महिमा देखिए, वो कोई समय टाल रहे थे हमारे लिए। मेरे हस्बैंड पे कुछ, उनकी लाइफ पे कुछ खतरा था, कुछ था, वो उस दिन हमें पोस्टिंग पे नहीं भेजना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जब हम जहाज में चढ़े, वो जहाज डिटोर होके उदयपुर पहुंच गया और वहां रुक गया सारे दिन, जोधपुर पहुंचा ही नहीं उस टाइम पे जिस टाइम पे हमने प्लान किया था। सारे दिन हमें जोधपुर रहना, उदयपुर रहना पड़ा, एक होटल में अगेन हम रहे, सारे दिन खाया पिया। उस दिन फिर लेट फ्लाइट निकली और हम पहुंचे। फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी कुछ मेरे हस्बैंड का संकट टालना चाहते थे, क्योंकि जोधपुर उस पोस्टिंग के दौरान मेरे हस्बैंड को अवार्ड तो मिला गैलेंट्री का, वो गैलेंट्री का अवार्ड मिला, लेकिन उस दौरान भी मेरे हस्बैंड को लाइफ का बहुत खतरा था। उन्होंने जो फ्लड रिलीफ में ऑपरेशंस किए थे जहाज में, 166 लाइव्स रेस्क्यू की, वो आग में से भी लोगों को निकाला, जो बहुत खतरनाक ऑपरेशंस होते हैं जहाज के लिए, आग के इतने पास जाना और लोगों को बचाना। उधर जीवन दान दिया, वहां से बचा के निकाले गुरुजी, उल्टा अवार्ड दिला। फिर दूसरी चीज कि एक बार ये मेरे हस्बैंड नाइट फ्लाइंग के बाद आए थे और वो अपने कमरे में, तब इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स होती थी विंटर में, वो इतने थके हुए थे कि इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट में आग लग गई थी, उन्हें कोई आइडिया नहीं था। हमारा बेबी, हमारा बेटा बहुत छोटा था, गुरु जी का ही दान है, वो बेटा छोटा था, कुछ महीनों का था, तो हस्बैंड को फ्लाइंग जाना होता था और वो बच्चा जग जाएगा, मैं बच्चों के साथ दूसरे रूम में सोती थी। मैं दिन सिर्फ उनको बीच में देखने गई, गुरुजी ने मुझे कुछ ऐसे जगाया, आधी रात में सिर्फ उनको चेक करने गई कि वो सेफ तो हैं, ठीक तो हैं, खाना तो खा लिया। जब मैं आधी रात, पता नहीं क्यों, बेडरूम्स बहुत दूर थे, बहुत बड़ा घर था, पुराने स्टाइल का घर था, तो जब मैं चेक करने की देखा कि मेरे हस्बैंड बीच में लेटे हैं और उस बेड में पैट्रेसेस पे आसपास आग लगी।
मैंने उनको उठाया, वो इतने डीप नींद में थे संगत जी, और इतना स्मोक था उन्हें कुछ पता ही नहीं, उनको कहीं एक हल्का सी खरोच भी नहीं आई थी। वो उठे और दूसरे रूम में सो गए और दूसरे दिन फ्लाइंग गए। और सारा बिस्तर जल गया, बेड जल गया। वो जलता हुआ मैट्रेस उठा के मैंने बाथरूम में शिफ्ट करने की कोशिश, तो बाथरूम की सारी टाइलें जल के गिर गई इतनी हीट से। गुरुजी ने अपना हाथ रखा कि हम नीच कर्म कई बार समझते नहीं है, गुरु के संकेत नहीं समझते कि वो हर चीज में हमें बचाना ही चाहते हैं। जय गुरु जी। और भी एक जोधपुर का ही एक हंसने वाला ही ये है, सत्संग है। अगर अभी टाइम है, जब भी टाइम हो जाएगा तो आप मुझे इशारा कर दीजिएगा। अ, जोधपुर में मेरे इन लॉज आए हुए थे, तो हम लोग इस छोटे बेबी को, जो गुरुजी का ही दान था, मेरा बेटा, इसको लेके, और मेरी बेटी जिसको गुरुजी ने अब ठीक कर दिया था, उस बेटी को लेके हम रेस्टोरेंट गए थे। 10, 11, 12 बज गए वहीं। तो अब हम वापस आने लगे। हमने रियलाइज किया कि एक्चुअली मैं गई थी बीच में बच्चे का डायपर लेने, तो कार की चाबी कहीं। मैंने अपनी बड़ी बेटी जो 8 साल की, उसके कपड़े 100 बारी चेक कर लिए थे, उसके कपड़ों में कुछ नहीं, कोई चाबी नहीं थी। हर जगह ढूंढी, चाबी नहीं मिली। तो मेरे हस्बैंड ने बोला, आप ऑटो शॉटो भी, रात को 12 बजे कुछ नहीं मिल रहा था, किसी तरीके से आप लोग घर पहुंचो, मैं कार नहीं छोड़ सकता। तो एक ईमानदार फौजी के लिए एक गाड़ी भी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम चले गए और हो सकता है किसी चोर ने कार की चाबी चुरा ली है, तो वो चाबी लेके भाग जाएगा। तो मैं कार को गार्ड करता हूँ यही। जनवरी का महीना था, और तुम लोग घर जाओ, डुप्लीकेट चाबी भेजो, ढूंढो किसी तरीके से, तो फिर ही जाएंगे। संगत जी, हम, मेरे इन लॉज, मैं और बच्चे वापस आ गए घर। और मेरे हस्बैंड, जनवरी की रात को रेस्टोरेंट बंद हो गया, सारी शॉप्स बंद हो गई। हाईवे पे अकेले उस गाड़ी के साथ ठंड में बैठे हुए थे कि घर से कोई चाबी आएगी। घर पहुंचे, घर की चाबी भी उसी चाबी के गुच्छे में थी। तो कुछ दरवाजा तोड़ वोड़ के, कांच, बेटी को अंदर किया किसी तरीके से, हम अंदर पहुंचे। हमने देखा कि कहीं भी डुप्लीकेट चाबियां, ताले कुछ नहीं मिले। अब तक मेरी मदर इन लॉ बेचारे हाइपर हो गए थे बेटे की फिक्र में। हाय, जनवरी की रात, मेरा बेटा, ठंड में मेरा बेटा। और वो फ्रस्ट्रेशन में मुझे डांटने लगे कि यार तुम कैसी हो, तुमने चाबी खोई होगी, जो होता है, माँ बच्चे के प्यार में बड़ी अंधी हो जाती है। हाय मेरा बेटा, हाय जनवरी की रात में मेरा बेटा ठंड में वहां ठिठुर रहा है, और तुमने चाबी खो दी, तुमने चाबी खो दी। संगत जी, अब मुझे कुछ समझने आए, और मैं जेन्युइनली वरिड हो गई कि पूरी रात मेरे हस्बैंड कार के बाहर कैसे टाइम कटाएंगे। इतने में क्या होता है, उस घर में बड़ी हाई सीलिंग वाले कमरे थे, पुराना घर था। और मेरी बेटी दूसरे कमरे में थी और मैं एक कमरे में थी, और बड़ी छन से आवाज आती है। छन से आवाज आती है जैसे कोई चाबियां बहुत ऊपर से गिरी। अगर संगत जी मेरी बेटी की बिब में भी चाबी होती, जो मैंने 10 बारी चेक करा था, ऐसी आवाज नहीं आती। वो बहुत बड़ा घर था, एक कोने से दूसरे कोने तक वो छन की आवाज आई। और नहीं, मैंने आपको बीच में ये बात ही नहीं बताई कि जब मेरी मदर इन लॉ इतना तंग करने लगी मुझे, जो गुरु जी का स्वरूप था हमारे घर में, मैंने उसके ऊपर मेन थिंग थी, सिर मार दिया। कुछ करो, उस स्वरूप से बोला, सिर पीट के, अब कुछ करो। क्योंकि हमें ये आदत हो गई थी कि जब भी कहीं फंसते थे तो जबान पे गुरुजी ही आते थे हमारे। तो वो ना चाहते हुए भी वो दो अकाउंट वाली चीज तो चली रही थी। तो गुरुजी ही आते थे मन पे। तो मैंने इनके स्वरूप पे सिर मार के बोला कि कुछ करो। तब ये हुआ कि छन उसी टाइम आवाज आई उस चाबी की। और जब मैं दूसरे कमरे में गई और मेरी बेटी वहां डरी हुई रोए जा रही थी, तो मैंने बोला, बेटा आप क्यों डरे हो, क्या हुआ? बोला, मम्मा ये चाबी मेरे पास नहीं थी, ये चाबी ऊपर से गिरी, तो उससे वो
डर गई थी उस एक्सपीरियंस से कि हवा से चाबी कहाँ से आ रही है, कैसे गिरी। वो थोड़ी घबराई हुई। जय गुरु जी। तो फिर हमने वो चाबी बेची और ये सब हुआ। फिर ऐसा हुआ एक बारी, मैंने फिर बड़े दिनों बाद नाम दान वो ले लिया था, जो मैंने आपको बोला, किसी बड़े गुरु का। तो गुरु जी, जाती तो थी मैं लालच से हस्बैंड के साथ, कभी कभी कम हो गया था। फिर 2007 में महाराज अंतर्ध्यान हो गए, तो उतना बड़े मंदिर और एम्पायर स्टेट बिल्कुल खत्म हो गया हमारा आना जाना। 10 साल हो गए थे ना, हम बड़े मंदिर आ रहे थे। एम्पायर स्टेट हमने सोचा महाराज जी तो अब है नहीं, तो किस लिए जाएं, और मैंने तो गुरु धारण कर लिए थे। हमारी दिल्ली पोस्टिंग हुई 10 साल पहले। हाँ, 8 साल पहले हमारी दिल्ली पोस्टिंग हुई है। तो वही बच्ची जिसको गुरुजी ने जीवन दान दिया था, उसको कुछ एक प्रॉब्लम हुई कि वो एक बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, वो एग्जाम देने जा रही थी। ट्रैफिक जैम, बारिश हो गई सडनली, ट्रैफिक जैम में 12th का एग्जाम था। ट्रैफिक जैम में गाड़ी फंस गई, हमारी कार ब्रिज के ऊपर। ऐसा जाम कि 2 घंटे गाड़ी हिली नहीं, और वो एग्जामिनेशन हॉल 1 घंटा लेट पहुंची। जब वो 1 घंटा लेट पहुंची तो बड़ी मुश्किल हुई उनको अंदर। वो 1 घंटा लेट तो 12वीं में अंदर जाने नहीं देते, लेकिन वो अकेले नहीं फंसी थी, अकेले 50 बच्चे फंसे थे। तो उन्होंने उन्हें अंदर तो जाने दिया, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। तो एक मैथ का पेपर था जो बहुत एक्स्ट्रा लेंथी था, उसको 1 घंटे में ही करना पड़ा। तो उसको, उस एक्सपीरियंस से पैनिक अटैक शुरू हो गए। तो 12th के पेपर्स में उसे पैनिक अटैक हो गए। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसकी 97 95 थ्रू आउट 100% ऐसे मार्क्स आते थे, उसे कुछ सदमा सा हो गया कि 12th के लिए मैंने सारी तैयारी की थी, मेरा तो सब चीज पे पानी फिर गया। लेकिन फिर जब उस पैनिक अटैक शुरू हो गए थे, बाकी पेपरों में वो अटैक के साथ ही जा रही थी, उल्टियां करे जा रही थी, बाथरूम जाए जा रही थी, शेक कर रही थी, और एग्जाम देना नहीं मान रही। तो हस्बैंड ने मेरे बड़े मुश्किल से उसको डांट डांट के एग्जामिनेशन हॉल पहुंचाया, और पुरानी याददाश्त पे ही बोला तुम पेपर दोगे, नेक्स्ट पेपर। लेकिन मेरे हस्बैंड भी बाहर कार में रो रहे थे। वो इसलिए रो रहे थे कि ये इस बच्चे के साथ अच्छा नहीं हुआ। इतने में गुरुजी मेरे हस्बैंड को एक विजन देते हैं, जिसमें वो स्माइल देके उनको आश्वासन देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो जब मेरे हस्बैंड आए और मैंने उनको बोला कि बेटी का पेपर कैसा हुआ, उन्हें बोला, मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ। वो तो 1 घंटा लेट पहुंची, वो आधा ही पेपर कर पाई है और वो बुरी हालत में है। लेकिन मेरे को ये विजन आया था। ये फर्स्ट उस दिन नहीं आया, नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट पेपर में, जिसमें मेरी बेटी को पैनिक अटैक अब शुरू हो गया। तो गुरुजी ने ऐसे आश्वासन दिया है। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अकाउंट अकाउंट, अब मैंने गुरु धारण किया, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। जिस गुरु जी ने रहमत को, मेरी बेटी को जीवन दान दिया है, मेरे को उन्हीं के दरवाजे पे जाना चाहिए। तो मैं इस बेटी को लेके बड़े मंदिर गई और मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आपने इसे जीवन दान दिया है, आप ही अब इसे ठीक करो, क्योंकि उसके फिर वो रेगुलर पैनिक अटैक्स होने शुरू हो गए। फिर उसके पैनिक अटैक्स ठीक हो तो उसको मैं लंगर खिलाने बार बार ले जाने लगी बड़े मंदिर। इसमें मैं गुरुजी से दरवाजे पे माफी मांग लेती थी, गुरुजी आपने बोला है 2 अकाउंट नहीं खोलने, लेकिन मेरे गुरु हैं, लेकिन इस बच्ची को कौन लेके आएगा, मुझे यहाँ, जबकि मुझे खुद लालच होने लगा था इस लंगर का, मुझे खुद बहुत अच्छा फील होने लगा। वो गुरुजी का हमारा फाइनल न्योता था शायद। फिर बेटी मेरी तो ठीक हो गई, सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन अब की बारी जब मैं बड़े मंदिर गई, तो बड़े मंदिर का दर छोड़ने का, मैं बहुत शशुपंज में पड़ गई कि गुरुजी ने बोला है 2 अकाउंट नहीं खोलना, यहाँ से गुरु छोड़ने का शाप बहुत बड़ा है, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, मैं क्या करूं। और ये भी मैंने नोट किया था कि जिस दौरान मैंने गुरुदान लिया भी था, दिन 15 साल, मुश्किल के टाइम सिर्फ गुरुजी का ही लफ्ज मुंह पे आता था, गुरुजी 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 बचा लो।
एक और बारी की बात है, जब मेरे बेटे को ये पैदा होना था, तो मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ में थे। मैं अपने इन लॉज के साथ जम्मू में थी, हम पोस्टेड थे वहां। तो जब मेरी लेबर स्टार्ट हुई तो मेरे फादर लॉ मुझे वहां के आर्मी हॉस्पिटल में ले गए, और मेरे हस्बैंड चंडीगढ़ में थे। लेकिन मुझे एक खतरे का आभास हुआ कि मेरे को और इस बेबी को खतरा है। लेकिन वहां के डॉक्टर कोई कोई सुन नहीं रहा था मेरी। वो कहते थे ये तो नॉर्मल डिलीवरी है, डॉक्टर सुबह आएंगे। तो मुझे लगा मैं सुबह तक नहीं बचूंगी। तो मैंने लेबर रूम में, गुरुजी को मैं प्यार से सरकार बोलती हूँ, तो मैंने बोला गुरुजी सरकार। वहां लोग, इतना पेन में थी मैं, वहां लोग जो लेबर रूम में बाकी लेडीज थी, नर्सेस थी, वो सोच रहे होंगे कोई पागल औरत है। तो मैंने जोर जोर से बुलाना शुरू किया। मैंने कहा गुरुजी सरकार, इसी पल इधर आइए, मेरी मदद कीजिए, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। क्योंकि जिस गुरुजी ने मेरे लिए चाबी मटेरियलाइज कर दी थी, जिस गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को जीवन दान दिया, जिस गुरुजी ने मेरी बेटी को जीवन दान दिया, मन नेचुरली उस दर्द में, एक गृहस्थी को इतनी लोड, इतना नीडी होता है एक गृहस्थी, पल पल में इस जिंदगी में इतने इम्तिहान, इतनी जरूरतें पड़ जाती हैं। और जो ऐसा दयालु गुरु हो, जो एकदम बुलाते ही संभाल लेता है ना, आप हेल्प नहीं कर सकते उनको बुलाना। बस एक ही गिला रहता था, आप जीवन, आप नाम दान नहीं देते गुरु जी, आप नाम दान नहीं देते। तो लेकिन उस टाइम तो नामदान वामदान मोक्ष सब भूल जाता, जब फिजिकल इतना डिस्कम्फर्ट होता है। तो मैं बस सरकार अभी आइए, मेरी मदद कीजिए, अभी इधर आइए, आप अभी आइए। इतने में मेरे हस्बैंड, पता नहीं कैसे चंडीगढ़ में उन्होंने रात को कार ड्राइव करनी शुरू की, शाम को। जबकि जम्मू तक पता नहीं कितने घंटे, 8-9 घंटे लग जाते हैं। मेरे हस्बैंड अजीब ही कुछ रिकॉर्ड टाइम पे ही पहुंच गए, और उस हॉस्पिटल के लेबर रूम के बाहर। इतना जल्दी कैसे पहुंचे, अभी तक उन्हें नहीं पता कि वो गाड़ी इतना तेज कैसे चली है, और वो पहुंच गए। और यूजुअली मेरे हस्बैंड अपने फादर का, जो कि मेरे फादर बहुत ही समझदार आदमी और बहुत सेंटली आदमी है, तो कभी नहीं टालते। पापा बोलने लगे सरताज ये पागल हो गई है, रात का समय है, हमें कौन सा हॉस्पिटल लेगा। मैंने हस्बैंड को बोला मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, या तो डॉक्टर, इनको बोलो डॉक्टर बुलाए। उन्होंने बोला नहीं सर, ये आपकी वाइफ नर्वस हो रही है, कोई ऐसी चीज नहीं, हम डॉक्टर नहीं बुला सकते। तो मेरे हस्बैंड इन लॉज, फादर इन लॉ समझाने लगे बेटा तेरा दिल घबरा रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मैंने हस्बैंड को बोला नहीं, आप मुझे अभी ले जाओ। आप मानेंगे नहीं, मेरे हस्बैंड जो अपने फादर की कोई बात नहीं टालते, पापा बोलते गए सरताज तुम पागलपन कर रहे हो, अगर इस हॉस्पिटल से हम निकल गए, रात का समय है, इसको कौन हॉस्पिटल एक्सेप्ट करेगा, ये अधमरी ना हो जाए रास्ते में। जैसे मेरे हस्बैंड कुछ सुन ही नहीं रहे थे, उन्होंने कार ली, अंडरटेकिंग साइन की कि मैं अपनी जिम्मेवारी पे अपनी वाइफ को ले जा रहा हूँ हॉस्पिटल से निकाल के, रात रात के 9:30 बजे। और उनसे ये भी रिक्वेस्ट की कि अगर हमें कुछ नहीं मिला आप हमें वापस ले लेंगे। उन्होंने भी कोऑपरेट किया, कोई गुस्सा नहीं किया, बोला हाँ हाँ हम आपको वापस एडमिट कर लेंगे, तो आप लेना चाहते हैं अपने पेशेंट को ले लीजिए। तो वो लेके मुझे चले गए वहां के बेस्ट नर्सिंग होम, जहाँ की ना मैं पेशेंट हूँ, ना मुझे कोई जानता है। वहां ये आज का जमाना नहीं था कि आज तो हर हॉस्पिटल, जम्मू छोटी जगह की नर्सिंग होम में बहुत सारे डॉक्टर्स ड्यूटी पे होते हैं, कुछ वैसा कुछ नहीं था। वहां एक ही लेडी थी, मिसेस डॉक्टर मदान करके एक डॉक्टर, जो बड़ी हाई प्रोफाइल डॉक्टर थी, वो विदाउट अपॉइंटमेंट ऐसे सी सेक्शन ये सब केसेस नहीं करती थी। आप यकीन नहीं करेंगे, वो लेडी वहां सोने का सेट पहने हुए, शादी के कपड़े पहने हुए, जो वेडिंग पार्टी के, ग्रीन कलर की साड़ी पहने हुए मेरा वेट कर रही हैं। और वो शादी छोड़ के आ गई हैं मिनटों में। 9:30 बजे रात को उन्हें कहीं वेडिंग पे जाना था, वो शादी आधे रास्ते में ही वो छोड़ के हॉस्पिटल पहुंची। उन्होंने जब मेरा वो स्कैन किया और बोला कि
मेरे हस्बैंड को, हम लोगों को बाद में, कि बहुत कम टाइम था मेरे पास। मेरा बेटा ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुका था, और मेरी बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मैं नॉर्मली एक बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकती थी। अगर ये कुछ और घंटे वेट करते तो मैं और बच्चा बचते ही नहीं। तो उस लेडी ने इमिजिएटली सिजेरियन किया। मन बड़ा चोर है, तो मन में बड़े ख्याल आए कि ये बड़ा बिल बनाएगी, पता नहीं किस लिए ऐसा कर रही है, इतना प्यार दिखा रही है मुझे। बड़ा, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल तो ऐसे, फौजी लोग तो बेचारे डर जाते हैं, बड़े बड़े सरकारी मुलाजिम ईमानदार बिलों से। मैंने सोचा पता नहीं कितना बिल बनाएगी, क्योंकि वहां उसने मुझे उस हॉस्पिटल का बेस्ट रूम दिया, हमें, मुझे का एक फैमिली रूम दे दिया, जो हॉस्पिटल जैसा था ही नहीं, कोई 5 स्टार होटल सा लग रहा था। और वहां ऐसी हमें ट्रीटमेंट मिली जितनी देर में वहां रही, कि मेरी जो दूसरी बेटी आती थी, वो सिस्टर्स आके उसके बाल बनाते थे, मेरे बाल बनते थे, वो कमरा सजा धजा रहता था, दिन भर मुझे लोग अटेंड करते रहते थे, और मेरे बेबी को। तो मैं डरती रही कि एंड में हमें बहुत बड़ा फटका लगने वाला है, इस 5 स्टार हॉस्पिटल में बहुत बड़ा बिल आने। आप मानेंगे नहीं, हमारे गुरु इतने बड़े शहंशाह हैं, वो हम जैसे दुखी के लोगों को वीआईपी एक्सपीरियंसेस भी दे देते हैं, सब कुछ दे, वीआईपी कर देते हैं। उन्होंने वहां मुझे वैसा वहां वीआईपी ट्रीटमेंट दिया कि जब वो नर्सों को मैंने पूछा कि क्या बात है, मतलब यहाँ इतने लोग ड्यूटी पे मेरे कमरे में क्यों होते हैं, तो बोलने लगे डॉक्टर साहब ने बोला इस कमरे का खास ख्याल रखना है। मैंने सोचा इस डॉक्टर साहब को गलत फहमी हो गई कि हम कोई मिलियनर्स हैं, हम तो कोई इतने बड़े लोग नहीं है, पता नहीं कितना मोटा बिल थमाएंगी मेरे हस्बैंड को। जब बिल का टाइम आया, उन्होंने हमें बिल्कुल एक नॉर्मल बिल दिया, और बोला 15 दिन के लिए आप ना एक अटेंडेंट अपने साथ ले जाइए, 100 रुपीज पर नाइट, वो नाइट ड्यूटी करा करेंगे आपके बेबी की, आप, ताकि आपको रात को आराम मिले। ऐसा कहाँ होता है। अगेन जिस प्यार से, और पता नहीं उस टाइम गुरुजी ने क्या अक्ल दी, मैंने सरकार को बुलाया, और सरकार ने मुझ दुखी की औरत वीआईपी करके रानियों की तरह उस बेबी को इस दुनिया में लाया, और रानियों की तरह ट्रीट करवाया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय महाराज। अब जब मेरी बेटी ठीक हुई, तो फिर मैंने अपने गुरु से आज्ञा ली, उनसे भी मुझे बड़ा प्यार था, लेकिन मुझे गुरु जी का, हर एक की जर्नी गुरु जी के साथ इंडिविजुअल है, अपनी है। लेकिन जब मैं गुरु जी के पास गई थी, जो वो सेंटेंस वर्मा आंटी ने मुझे बोला कि इनने अकाउंट ने दो दो अकाउंट खोल दी हैं, घाटा खाएगी, वो मेरे मन में रह गया कि मुझे 2 अकाउंट नहीं खोलने। मैंने अपने गुरु से अब आज्ञा ली, और महाराज के चरणों की शरण ली, और ये मांग करना भी छोड़ दिया कि आप मुझे मोक्ष दीजिए। मोक्ष मुझे समझ आ गया है कि चंगी चीज करके गुरुजी मोक्ष को शायद एड्रेस करते थे, लेकिन मोक्ष भी उनकी मर्जी है। जब आदमी की पात्रता हो, आदमी के मन की ऐसी सफाई हो, ऐसी अवस्था हो, तो शहंशाह खुद दे देते हैं। लेकिन उससे पहले ऐसी बड़ी बड़ी चीजों की आदमी, मेरे जैसा साधारण आदमी मांग करे, अंदर इतनी इच्छाएं तृष्णाएं भरी हुई हैं, अंदर अवस्था एक बिल्कुल नर्सरी के बच्चे की है, और वो पीएचडी वाली डिग्री मांग रहे हैं, तो वो भी एक छोटी मतलब इमेच्योरिटी होती है। और फिर एक बारी मैं एक शब्द सुन रही थी कुछ दिन पहले, तो कहते कि तुमसे राज न मांगे, मुक्त न मांगे, हम केवल आपकी चरण प्रीति मांगते हैं। आई एम जस्ट टेलिंग यू द मीनिंग। कोई है कि बस अब गुरु जी के चरणों की प्रीति में ही सब कुछ है, जब जो जिस लायक समझेंगे दे देंगे। और भी सत्संग हैं छोटे छोटे। आई थिंक आज के लिए बहुत हो गया। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय। थैंक यू संगत जी, मैंने आपका अगर ज्यादा टाइम दिया इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरु जी के सत्संग करने पे आए तो बस खत्म ही नहीं होते, अब जीवन ही हमारा उनके सत्संगी है। जय गुरु जी।